नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज दीक्षित भूगोल का विद्यार्थी हूं और अनवरत भूगोल के अध्ययन को लेकर के अपना कार्य करता रहता हूं। आज इस विषय को लेकर के कि आखिर ये भूगोल हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये भूगोल है क्या। तो एक साधारण सी बात है, व्हाट इज ज्योग्राफी, ये भूगोल होती क्या है। भूगोल भी अन्य विषयों की तरह एक विषय है जिसको लेकर के विद्यार्थी परीक्षाएं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भूगोल उससे थोड़ा सा अलग चीज है। मूल रूप से अगर हम शब्द की बात करें तो देखो, यहाँ दो शब्द हैं, जियो और ग्राफी। आप तो समझते ही हैं, ये दोनों शब्द ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। तो मूल अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन, और वर्षों तक यही भूगोल का परिचय था, आज भी है। पर जब बात आगे बढ़ी तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, सब कुछ पृथ्वी है जो हम अध्ययन कर रहे हैं। पृथ्वी में किसका वर्णन, याद कीजिए, अगर हम हमारी पृथ्वी से ऊपर चले जाते हैं, ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, ग्रहों में, तारों में, तो वो तो एस्ट्रोनॉमी है, खगोल विज्ञान है। अगर हम पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, गहराई में, तो भूगर्भ विज्ञान है, जियोलॉजी है। तो कुछ समय बाद जब और विषय का विस्तार हुआ तो यह माना गया कि पृथ्वी की जो सरफेस है, पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी की इस सतह का अध्ययन भूगोल होगा। तो मूल रूप से भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन तो हम करते हैं, पृथ्वी को तो पढ़ते हैं, लेकिन पृथ्वी पर पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी की सतह का अध्ययन। अब अगला विषय ये कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह पर रहते कौन है। तो आपको ध्यान होगा, इस पृथ्वी की सतह पर एक तो हम रहते हैं, ह्यूमन यानी मानव। जो कुछ आपको इस पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है उसमें एक तो हम है, हम और हमारे द्वारा निर्मित आकृतियां। हमने जो कुछ बनाया है, हमने ये मकानात बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, रेलवे लाइन डाली है, बांध बनाए हैं। हमने जो कुछ बनाया है, जो कुछ मानव निर्मित है वो है। और जो मानव ने नहीं बनाया तो याद कीजिए फिर वो किसने बनाया है, वो फिर नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। तो जो कुछ भी आपको इस धरती पर दिखता है, इस पृथ्वी पर दिखता है, या तो वो मानवीकृत है और या फिर वो सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है, प्राकृतिक है। तो भूगोल में मूल रूप से इस मानव और नेचर, इन दोनों द्वारा जो कुछ भी बना हुआ, जो कुछ दिखता है, उनका अध्ययन किया जाता है। विषय को फिर आगे लेकर गए और ये माना गया कि ये जो मानव है, मान लीजिए इस मानव ने इस प्रकृति पे कोई प्रभाव डाला होगा और प्रकृति ने मानव पर कोई प्रभाव डाला होगा। तो इन दोनों ने जो एक दूसरे पर प्रभाव डाले, इनके मध्य जो अंतर संबंध विकसित हुआ, सही मायने में मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। तो पहला शब्द ये कि व्हाट इज ज्योग्राफी, भूगोल क्या है। तो देखो साहब, भूगोल हमारी इस पृथ्वी के धरातल पर मानव और प्रकृति के मध्य जो अंतर संबंध, इनके जो आपस के रिलेशन है, उस इंटर रिलेशन की स्टडी से अंतर संबंध का अध्ययन भूगोल कहलाता है। अब आप तो खुद देख पाते हैं कि भूगोल में ये सब चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, विषय के रूप में तो समझ में आ गया कि हमें पृथ्वी के धरातल को पढ़ना है और धरातल पर मनुष्य और प्रकृति, इन दोनों के अंतर संबंधों को पढ़ना है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते, ये हमें ध्यान रखना है। अगला कि ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय आखिर महत्व क्या रखता है। तो देखो मित्रों, सभी जानते हैं कि भारत में जितने भी प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो संघ, सेंट्रल एजेंसीज ले, और चाहे वो स्टेट एजेंसीज ले, राज्य सरकारें ले, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सभी परीक्षाओं में भूगोल का कुछ ना कुछ महत्व रहता है। कुछ भूगोल
के नाम पर ब्रह्मांड के बारे में जानकारी पूछ लेते हैं, कुछ भारत का भूगोल पूछ लेते हैं, कुछ राज्यों का भूगोल, यूपी का भूगोल, एमपी का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, कर्नाटक का भूगोल, कुछ विश्व का भूगोल पूछ लेते हैं, कुछ विश्व की सामान्य जानकारियां पूछ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये भूगोल रहता जरूर है। अगर हम बड़ी परीक्षाओं की बात करें जहां भूगोल अन्य विषयों की तरह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एक ऐच्छिक विषय है, जैसे आईसीएस, आप एक ऐच्छिक तो ले ही सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं। नेट की एग्जाम, भूगोल में, ह्यूमन ज्योग्राफी में नेट होती है। सीएसआईआर की एग्जाम अर्थ साइंस में होती है। इसी प्रकार से जहां भी भूगोल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, बहुत से स्टेट पीसीएस के अंदर अभी भी ऑप्शनल चलते हैं, तो वहां ये भूगोल इस रूप में मान्यता प्राप्त है। तो वहां पर जब हम भूगोल लेते हैं तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा चॉइस ज्योग्राफी इसलिए रहती है कि उन ऐच्छिक विषयों में भूगोल का अपना महत्व है, क्योंकि वहां पर ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर काम आता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई ऐसी परीक्षा है जिसमें सामाजिक विज्ञान या सोशल स्टडी की बात की जाती है, तो उसमें अन्य विषयों के साथ इधर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, उसके साथ भूगोल भी है, और वहां भूगोल अपने स्कोरिंग नेचर की वजह से बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाता है, लोकप्रिय रहता है। तो जिन परीक्षाओं में एक ऑप्शनल लेने की स्थिति रहती है, उन परीक्षाओं का तो अपना एक लेवल है ही, लेकिन जहां पर ऑप्शनल नहीं है, जहां पर एक जनरल जीके है एसएस का, वहां भी भूगोल महत्व रखता है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी परीक्षाएं, बैंक है, एसएससी है, सीडीएस है, सीटेट है, सभी स्टेट्स की अपनी टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट है, और छोटी मोटी बहुत सी परीक्षाएं भारत में हर सप्ताह कुछ ना कुछ होती रहती है। उन सब विषयों में, उन सब परीक्षाओं में भूगोल एक लोकप्रिय विषय है। लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि भूगोल की सबसे बड़ी खूबी ये स्कोरिंग है। दूसरा, भूगोल विषय अगर एक बार आपके समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल का सब्जेक्ट है, तो आप इसको भूलते नहीं है, ये रटने का विषय नहीं है, और ना इसमें कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश है। भूगोल एक लाइव विषय है, जीवंत विषय है। आप पढ़ने के साथ जब इधर उधर कहीं भी जाते हैं, देखते हैं, तो सब आपको पढ़ा हुआ सा ही प्रतीत होता है। भूगोल बहुत रोचक विषय है। इसको पढ़ करके हमें यह लगता है कि हम पूरे विश्व की यात्रा कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत पहले तक भूगोल किसी परीक्षा के उद्देश्य से नहीं पढ़ा और पढ़ाया जाता था। भूगोल ज्ञान की दृष्टि से, लोगों को अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से भी पढ़ाया जाता रहा है। देखो, भूगोल एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, अंतर विषयक विज्ञान है। भूगोल अपने आप में कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, कोई अपने आप में एक की विषय नहीं है। ये सब विषयों को साथ लेकर चलता है। तो जब आप भूगोल का सघन अध्ययन करते हैं तो अन्य विषयों के बारे में भी आपको सामान्य जानकारी प्राप्त हो ही जाती है। भूगोल के विद्यार्थी को पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, इन सब की छोटी छोटी जानकारी हो जाती है। तो एक विषय को पढ़ने से हम अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य जानकारी, सरफेसिक स्टडी प्राप्त कर लेते हैं, नॉलेज हमें हो जाता है। तो मित्रों, इसलिए जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि परीक्षा के अंदर इसका महत्व है, चाहे ऑप्शनल के रूप में हो और चाहे अन्य विषयों के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो वहां भी अन्य विषयों से ज्यादा स्कोर करके दे देता है। एक रोचक विषय है, लाइव विषय है, स्कोरिंग विषय है, और बहुत ज्यादा नॉलेज प्रदान करने वाला विषय है। अगर हम भूगोल को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चयन करके अपनी बीएससी, बीए या एमए या एमएससी करते हैं, तो भी ये विषय काफी लोकप्रिय है, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से अपने अन्य साथी विषयों की वजह आपको ज्यादा मार्क्स प्रदान करवा देता है। देखिए, इसके बाद में बात आती है कि आखिर वर्तमान में जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं चल रही हैं, इन वर्तमान की परीक्षाओं की रणनीति क्या हो, भूगोल विषय के साथ रणनीति क्या हो, कि आखिर हम इन परीक्षाओं के इस विषय के माध्यम से पास कर सके, हम उसमें सफलता प्राप्त कर सके।
मित्रों, जब भी हम पढ़ते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, हम एक पेपर देने के लिए पढ़ते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम एक पेपर देने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। हमारा पूरा प्रयास एक परीक्षा को देना है। वो वनडे एग्जाम भी हो सकती है, वो हो सकता है कि कुछ चरणों में संपन्न होने वाली परीक्षा भी हो, लेकिन हमारा उद्देश्य एक पेपर है और हमारी सारे प्रयास, सारी मेहनत उस एक परीक्षा के लिए, उस एक एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहला विषय ये कि आखिर इस एग्जाम में है क्या। कोई भी परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की, किसी भी राज्य सरकार की, संघ की या अन्य किसी एजेंसी की एग्जाम हो, तो देखो सबसे पहली बात ये कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 के नाम से है, यशपाल कमेटी ने जो प्रस्तुत की, उसने साफ साफ कहा है कि अब हमारे देश को ज्ञान से ज्यादा अवबोध की आवश्यकता है। हमारे देश के विद्यार्थियों को कक्षों के बजाय बाहर के वातावरण के साथ भी उनका जुड़ाव होना चाहिए। हमारे देश के विद्यार्थियों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रटने की प्रवृत्ति छोड़े, वो किताबी ज्ञान से इतर और कुछ चीजों पर भी ध्यान दें। तो नया जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो हमको रटने से, नकल से, किताबों से, इनसे थोड़ा अलग करता है और थोड़ा सा हमें समाज के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने की ओर प्रयासरत है। अब आने वाली सभी परीक्षाएं, सभी किताबें, सभी पढ़ाई का माध्यम होगा तो इसी फ्रेमवर्क के अनुसार। तो याद कीजिए, हम में से जो लोग समझते हैं परीक्षा प्रणाली को, हमारे ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है पेपर बनाने के लिए कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है, हम पढ़ा क्यों रहे हैं। याद कीजिए, हमारा उद्देश्य होता है ज्ञान, नॉलेज, कि हम जो पढ़ा रहे हैं इससे विद्यार्थी के व्यवहार में जो परिवर्तन हो वो ज्ञान के रूप में हो, नॉलेज के रूप में हो, या अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे की सोचने समझने की क्षमता का विकास हो, अवबोधात्मक हो या क्रियात्मक, एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल, कि बच्चे को कुछ करने की, उस विद्यार्थी के कुछ करने की क्षमताओं का विकास हो। पहले 3, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में इवैल्यूएशन यानी परीक्षण। ये 3 और भी हो सकते हैं, हम फिलहाल इन पर चर्चा करें। मित्रों, जो हमारे यहां शुरुआत हुई होगी शिक्षा की, प्रारंभिक कक्षाओं की बात हो रही होगी, तो हमारा पूरा फोकस ज्ञान पर होता है। जो हमारे पहले के करिकुलम फ्रेमवर्क थे वो भी सारी बात ज्ञान की करते थे। ज्ञान का मतलब कौन, कब, कहां, कितना, किधर। तो जब भी आपकी परीक्षा के प्रश्नों के अंदर व्हाट, वेयर, हुम, व्हेन, ये इस तरह की बात आए, इसका मतलब वो आपसे ज्ञान की बात कर रहे हैं। और अगर इस तरह के प्रश्न होंगे और इस तरह की पुस्तकें होंगी, इस तरह की पढ़ाई होगी, तो ये तो रटने की बात हो गई, ये तो पुस्तक की आवश्यकता हो गई। नकल को प्रोत्साहन भी मिल सकता है। तो हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क ने यह तय किया कि हमें नॉलेज चाहिए, लेकिन साथ में हमें अवबोध भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो प्रश्नों के अंदर परिवर्तन होने लगा, हमारी पुस्तकों के लेखन में परिवर्तन होने लगा, यहां तक कि हमारी परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न हैं उनके स्तर में भी परिवर्तन देखने को मिला। अगर आप वर्तमान की एनसीईआरटी की पुस्तकों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो नॉलेज से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस पर काम कर रही है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच पर काम करने लगी है। बहुत से शिक्षक कहते हैं, बोले क्या किताबें हैं साहब, पता नहीं क्या है इनमें पढ़ाने का। अरे हम आगे बढ़ गए साहब, इंप्रूव हो गई हमारी एजुकेशन। अब हमें कौन, कहां, इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है क्यों ये हुआ, तो क्यों हुआ, वाई। हम बात करते हैं तुलनात्मक, उस व्यवस्था से इस व्यवस्था की तुलना, कंपैरिजन। हम बात करते हैं सुमेलित कीजिए, सत्य असत्य कथन की बात कीजिए, कारण कथन की बात कीजिए।
तो मित्रों, जब इस प्रकार की बात की जाएगी तो वो होगा अवबोधात्मक। वर्तमान के अंदर ज्यादातर परीक्षाओं के अंदर इसी प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा है, जबकि हमारी जो परंपरागत पुस्तकें हैं वो सब ज्ञान आधारित है। हमारे जो परंपरागत शिक्षक गण हैं वो भी सब ज्ञान आधारित है। इसलिए वर्तमान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो परंपरागत शिक्षक और परंपरागत पुस्तकें प्रासंगिक नहीं रही है, और इसलिए इस नवीन विधा की, इस नई स्थिति की आवश्यकता पड़ने लगी है। तो हमारी जो एग्जाम स्ट्रेटजी हो उसमें याद रखिए, हमारी पढ़ाई अवबोध को पूरा करती हो। क्रियात्मकता शुरू हुई है, अभी प्रारंभिक चरण में है, तो अभी जो चल रहा है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो मित्रों, जब भी हम पढ़ेंगे हमारा फोकस नॉलेज के साथ साथ में अवबोधात्मक स्थिति के लिए भी रहेगा। अब अगली बात ये आती है कि ठीक है, भूगोल है, भूगोल का अपना महत्व है, और भूगोल को पढ़ने की एग्जाम की अपनी एक स्ट्रेटजी है जो हम समझ गए कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हमें पढ़ना है। तो अगली बात आती है कि आखिर हमारी प्लानिंग, मेरी प्लानिंग क्या रहेगी आप लोगों को सक्सेस दिलाने के लिए। मित्रों, मैं एक शिक्षक हूं, मूल रूप से शिक्षक हूं। मैं पिछले 20-22 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं। मैं एकेडमिक्स की क्लासों में भी पढ़ाता हूं और मैं कॉम्पिटिटिव क्लासों में भी पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे दोनों प्रणाली का अच्छा अनुभव है। मैं शासन की कुछ व्यवस्थाओं के साथ जुड़ा रहा, परीक्षा प्रणालियों से भी जुड़ा रहा, और इन सब के अनुभव से मैं ये जान पाया कि वास्तव में हम बच्चे के सामने कैरिकुलम क्या रखते हैं, बच्चा उसमें से परीक्षा के लिए तैयार क्या करता है, और परीक्षा में पेपर में हम देते क्या है, इन सब का सामंजस्य ज्यादा संतुलित नहीं है। और यही हमारे युवा वर्ग की कुंठा या पीड़ा है कि हम उनको एकेडमिक्स में पढ़ाते कुछ और है और कंपटीशन में पूछते कुछ और है, और इस गैप की वजह से विद्यार्थी निराश रहता है। इस गैप की वजह से कोचिंग क्लासेस, कॉम्पिटिटिव बुक्स, वन डे सीरीज, ये इस तरह की चीजों का जन्म होता है। सोचकर देखिए कि अगर हम लगातार वही पढ़ाते रहे जो परीक्षाओं में पूछा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो बच्चा 3 साल की ग्रेजुएशन में, 5 साल की पीजी में जब लगातार पढ़ लेगा तो फिर उसे अन्य कहीं से सहयोग की आवश्यकता ही क्यों रहेगी। लेकिन है, और उस गैप को पूरा करने के लिए हमें रणनीतियां देखनी पड़ती हैं, हमें शिक्षा के एकेडमिक पहलू के अलावा भी कुछ सोचना पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि मैं आपकी किस तरह मदद कर पाऊंगा, तो मित्रों बहुत स्पष्ट है कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, रटने रटाने का विषय कम रहेगा, कॉन्सेप्ट, कि आपके दिमाग में अगर कोई विचार है तो उस विचार को हम सही तरह से सुलझा सके, ताकि भूगोल का वह विचार, भूगोल की वह विषय वस्तु आपको हमेशा याद रहे। हम प्रयास करेंगे कि हम ऑनलाइन टेस्ट लिया करें। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर हम रेगुलर टेस्ट लेते रहेंगे जब जब आएंगे, ताकि आपको अपने पढ़ने की परीक्षण होती रहे। मित्रों, हम प्रयास करेंगे कि यूट्यूब के माध्यम से हम वर्तमान के अंदर चल रहे जितने भी करंट इश्यूज हैं, समसामयिक या जितनी भी भूगोल से संबंधित जनरल अवेयरनेस की बातें हैं, उनको भी हमारे कंटेंट के साथ साथ बीच बीच में लेते रहें, ताकि आप अपनी पढ़ाई के साथ जनरल अवेयरनेस के बारे में भी जान सके। हम प्रयास करेंगे कि आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ सके, इसलिए हम बीच बीच में इस तरह की बातें, इस तरह के सेशन भी चलाएं। और फिर हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको उस सफलता तक लेकर जाएं जिसके आप हकदार हैं। विचार करने से सफलता नहीं मिलती, आगे बढ़ने से मिलती है। और उस सफलता की तरफ आपको लेकर जाने के लिए मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, और आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मन से मेरे साथ लगे रहें, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और लास्ट में, ज्योग्राफी मीन्स डॉक्टर पंकज दीक्षित, ऐसा नहीं है। भूगोल बहुत बहुत बड़ा विषय है, मैं तो महज एक छोटा सा विद्यार्थी हूं।
लेकिन फिर भी मैं मेरी उपयोगिता एक छोटी सी कहानी के साथ बता सकता हूं। मित्रों, हमने सबने महाभारत के प्रसंग सुने होंगे। महाभारत में 2 व्यक्तित्व हैं, एक अंगराज कर्ण और दूसरे पांडवों के चहेते भाई अर्जुन। महाभारत के प्रसंगों से आप जानकारी प्राप्त करते हैं कि हर दृष्टि से कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ है। जब जन्म हुआ तो कर्ण के पिता भगवान सूर्य नारायण, अर्जुन के पिता वैसे पांडु मानते हैं लेकिन इंद्र मानस पुत्र थे। फिर आगे बढ़ते हैं, शिक्षा दीक्षा। कर्ण की शिक्षा परशुराम ने की, उसके गुरु परशुराम, भगवान परशुराम। और अर्जुन की शिक्षा द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। पिता सूर्य भगवान, गुरु परशुराम भगवान, वहां पिता इंद्र, गुरु द्रोणाचार्य। वो इंद्र जो अर्जुन का पिता है, वो तो कर्ण के यहां याचक था साहब, मांगने गया था। जो कर्ण कवच कुंडल लेकर के धरती पर पैदा हुआ, उसके कवच कुंडल इंद्र ने लिए। आप सोच कर देखिए दोनों के व्यक्तित्व में कितना अंतर रहा होगा। लेकिन अंतिम परिणाम क्या था? युद्ध हारे हैं कर्ण, युद्ध में अस्त हुए हैं कर्ण। अर्जुन ना मरे हैं ना अर्जुन हारे हैं। कारण क्या था कि कर्ण का रथ और अर्जुन का रथ चलाने वाले सारथी कौन थे? एक तरफ शल्य और एक तरफ सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री नारायण के अवतार कृष्ण। अंतर केवल यहां है, बाकी तो हर चीज में कर्ण श्रेष्ठ है। मित्रों, आपका जो सारथी है, जिसके भरोसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी क्षमताओं से ज्यादा उस सारथी की क्षमताएं आपको मंजिल तक लेकर जाएंगी। ये हमेशा याद रखिए। आप किन की मेंटरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुद्दा यही है। हो सकता है कर्ण की तरह आपके पास बहुत सारी पुस्तकें हों, बहुत सारे संसाधन हों, बहुत अच्छे शिक्षक हों, लाइब्रेरीज हों, बहुत नॉलेजेबल आपके दोस्त हों, लेकिन आपको अर्जुन के श्री कृष्ण की तरह का सारथी फिर भी चाहिएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपका वो श्री कृष्ण बन सकूं, मैं आपका वो सारथी बन सकूं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकूं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम मिलकर के ज्योग्राफी के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करेंगे। एक बार फिर आपकी सफलता की कामना करते हुए मैं डॉक्टर पंकज दीक्षित, धन्यवाद। थैंक यू।